बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाद हफीज़, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। सर, मेरे साथ मेरे दोस्त, मेरे कोची फराज यूसुफ साहब और अब बिजनेस पार्टनर भी मौजूद हैं, और इन्हें पाकिस्तान में 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है। इन्होंने तकरीबन रमज़ान 2 देख लिए हैं, ईदें भी देख ली हैं पाकिस्तान में। और फराज भाई का मैं जैसे पहले कई बार बता चुका हूँ कि ड्यू टू डिफरेंट फीडबैक 14 साल पाकिस्तान से बाहर रहे, 14 साल पाकिस्तान नहीं आए, और इनको ये फीडबैक दी गई थी कि अगर ये पाकिस्तान में आए, और जो कि अक्सर लोग जो मुझसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जब बात करते हैं तो मुझे ऐसे लगता है कि पता नहीं मेरे इर्द गिर्द जंग हो रही है और जहाज़ उड़ रहे हैं और बम फट रहे हैं और हम बंदूकें लेके भागे फिर रहे हैं। तो वो इनके जहन में भी यही था कि पता नहीं कितने के वहाँ पे क्राइम रेट है, क्या कुछ है। और ये कनाडा, अमेरिका, दुबई और सऊदी अरेबिया को एक्सपीरियंस करते हुए, अज़रबैजान से होते हुए पाकिस्तान पहुंचे हैं, इन सारे मुल्कों में कारोबार भी करते हुए। तो इनसे मैं चाहूँगा कि एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी की कहानी उन्हीं की ज़बानी। तो फराज साहब, पहले जिस वक्त आप जहाज़ में बैठे पाकिस्तान के लिए, तो उस वक्त आपकी क्या फीलिंग्स थी, कितना डर था और कितना पुरज़म थे आप? मैं तो शायद जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, शायद मैं कभी जिंदगी भर पाकिस्तान नहीं आता। जब मैं आने वाला था पाकिस्तान आफ्टर 14 ईयर्स, तो मुझे जो है बहुत सारे रिश्तेदारों ने फ़ोन करके कहा कि भाई वहाँ मत जाना। जैसे ही तुम लैंड करोगे तो पता नहीं जो है कौन सी जो गवर्नमेंट इदारा है वो तुम्हें पकड़ लेंगे, ये हो जाएगा। बाहर निकलोगे तो कुछ और हो जाएगा, वहाँ से आगे जाओगे तो कोई और मामला या क्राइम ना हो जाए तुम्हारे साथ कोई। तो काफी ज्यादा जो है वो नेगेटिवली जो है प्रोजेक्ट किया गया हुआ था। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी, जब मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान उतरा तो मैं रिकॉर्ड टाइम में, मेरे ख्याल से मैं तकरीबन 20 मिनट के अंदर अंदर उतरने के मैं एयरपोर्ट से बाहर आ गया। 20 मिनट, कोई किसी भी एयरपोर्ट पे 20 मिनट नहीं लगते, इस 1 घंटा लगता है। लेकिन मैं फर्स्ट टाइम पाकिस्तान आया और बाहर निकलकर जब मैंने दुनिया देखी तो मेरे लिए एक तरह से टाइम ट्रैवल जैसी बात थी कि मैं जो है वो लाहौर को पहचान नहीं पा रहा था। मतलब शहर इस लेवल पे एडवांस हो चुका था। और रात के तकरीबन उस टाइम तकरीबन 2 या 3 बजे हुए थे जिस टाइम मैंने लैंड किया। तो मैं बाहर निकल के जो है मैंने देखा कि कोई ऐसी जो है कोई अब्सर्ड चीज नहीं है, कोई मुझे घूर नहीं रहा। जैसे कि एक पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है एक बात की जाती है कि जी लोग आपको घूर रहे हैं, और वो जो इंडियन मूवीज के एक सीन बन जाते हैं कि जी बाजार से गुजर रहे हैं तो बदमाश आपको देखना शुरू हो गए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं था, एवरीबॉडी वॉज गोइंग फॉरवर्ड। और मैं देख रहा था कि रात को जो है वो सैकड़ों गाड़ियां लोगों को लेने आई हुई हैं। और फिर मैं इवन बेसमेंट में भी गया, बेसमेंट वॉज कम्प्लीटली एम्प्टी बट एवरीथिंग वॉज गुड वहां पर। फिर मेरे एक दोस्त के भाई मुझे लेने आए, और जब मैं बाहर निकला एयरपोर्ट से तो मैं हैरान हो गया कि लाहौर जो है वो किस कदर तरक्की कर चुका है, पाकिस्तान कितना आगे जा चुका है। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से सफ़र का आगाज़ हुआ। और नहीं, इस मैंने एक साल में आपको कितनी बार पुलिस ने नाके पे रोका, कितनी बार आपको परेशान किया, आपसे हफ्ता मांगा, कोई आपको किसी बदमाश ने तंग किया हो, कहीं आपको सड़क पे किसी ने परेशान किया हो, कोई ऐसा वाकया कोई इस 1 साल में हुआ आपके साथ? सर, ये सारी बातें जो आप कर रहे हैं ये एक इंतहाई नेगेटिव प्रोपेगेंडा है पाकिस्तान के खिलाफ। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर कभी भी किसी ने कोई परेशानी नहीं दी, बल्कि काफ़ी जगहों पे तो फैसिलिटेट किया गया। इवन के जो है बहुत सारे इदारों में जो है अगर हम जाते हैं तो कोई भी कंसर्न होता है तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटेशन है। अब पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट इदारे हैं, बाकायदा मैं देखकर हैरान हो गया कि इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, नादरा के मेगा सेंटर्स बन चुके हैं। और जो है इवन पुलिस भी बहुत कोऑपरेटिव है, और अब बहुत ज्यादा जो है फैसिलिटेशन है। इवन एयरपोर्ट्स पे हम दोबारा जब अजरबैजान रिविजिट करने गए कट्ठे भी तो गए? एयरपोर्ट पे भी कस्टम्स के इदारे, सिक्योरिटी के इदारे, एफआईए, दे वर वेरी वेरी कोऑपरेटिव। मतलब मैं बिल्कुल, मतलब मैं ये देना चाहूंगा कि पाकिस्तान का जो इंतहाई नेगेटिव फीडबैक दिया गया है वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। असल में जो चीज मैंने देखी पाकिस्तान में वो ये है कि पीपल वांट टू डू द रॉन्ग थिंग्स एंड दे वांट द सिक्योरिटी एजेंसीज टू एंडोर्स इट। यानी मतलब कि जी मैं एयरपोर्ट हेलमेट की, ना पहने, हेलमेट ना पहने तो जी चलान ना करो। अगर जी जी मुझे नो एंट्री में गाड़ी को साधो तो चलान ना करो। चालान ना करें, मैं लाइन में खड़ा नहीं होना चाहता। तो अब जारी बात है, पाकिस्तान में कोई 5-10% लोग ऐसे तो हर मुल्क में हैं जो कि लाइन में नहीं लगना चाहते, जो कि चालान नहीं चाहते, जो टैक्स अदा नहीं करना चाहते। ये तो हर मुल्क में इस तरह के लोग हैं।
तो अब इसका ये मतलब है कि पाकिस्तान पूरा ऐसे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं एक वजाहत यहाँ पे करना चाहूँगा लोगों को कि लोग बेसिकली आजकल बड़े जज्बाती हुए हैं और राफेल गुलेल से मारने के लिए तैयार हुए हैं पाकिस्तानी के, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। असल जंग आपकी बॉर्डरों पर नहीं है। असल जंग जो उन्होंने पाकिस्तानियों को, और मैं हर उस पार्टी, हर उस बंदे को जो पाकिस्तान की सेफ्टी सिक्योरिटी के ख़िलाफ़ बात करता है और पाकिस्तान को एक ऐसी स्टेट दिखाने की कोशिश करता है कि जहाँ आग लगी हुई है, असल दहशत गर्दी वो है। और इंडिया की इसमें कामयाबी जो है, मैं आज ओपनली ये बात कहूँगा, बेशुमार उनके यूट्यूबर्स ये कहते हैं कि हमें ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान के साथ कोई फौज की जंग करने की। ये तो अभी को मोदी साहब के अपने अज़ाइम है कि उन्होंने कोई पीछे से कोई काम करना है तो आगे उन्होंने एक स्क्रीन लगा दी है। क्या लोग जो है उनको लगेगा जी वो खेल रहे हैं, फौजी खेल रहे हैं, और आमने सामने फौजी आ गई, पीछे से वो कोई उन्होंने इलेक्शन या कोई किसी किस्म का बड़े अज़ाइम होंगे। उनके आम तौर पर जो एक्स आर्मी ऑफिसर्स हैं, रिटायर्ड हैं, वो कहते हैं कि हमने उनकी हिम्मत ही तोड़ दी है, जब पाकिस्तान में कोई बिजनेस ही नहीं करेगा। और यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर में भी ऐसे लोग हैं जो कहते हैं पाकिस्तान में सरमाया ना भेजो, पाकिस्तान में फॉरेनर्स को कहते हैं रेमिटेंस ना भेजो, पाकिस्तान के अंदर को जो है वो कुछ ना करो। तो खुद ब खुद एक मुल्क जो है, देखे ना, एक एक बाप को अगर आपने गिराना हो, अगर मैं ये कहूँ कि ये 4 5 या 6 बेटे हैं, एक 4 जो सूबे हैं, एक फेडरल एरिया है, कश्मीर है, जो भी स्पेशल बल्दिस्तान है, इनको समझने के किसी बाप के 6 बेटे हैं, उन 6 के 6 बेटों के लिए उन नफरत डाल दो कि तुम्हारे बाप के घर के अंदर जो है तुम सिक्योर नहीं हो, तुम्हारी बच्चे सिक्योर नहीं है, तुम्हारी आमदन सिक्योर नहीं है, और तुम्हें कहीं पे चले जाना चाहिए। और उनमें से जो कोई मुल्क से बाहर, लट से 3 बेटे यहाँ रह रहे हैं और 3 बाहर हैं मुख्तलिफ मुल्कों में, उनको ये मैसेज दिया जा रहा है कि तुम जो कुछ भी पीछे अपने वालिद के लिए कुछ करोगे तो वो तुम्हारा पैसा भी डूब जाएगा, तुम्हारी औलाद भी डूब जाएगी। तो अल्टीमेटली वो बंदा जो है वो डिप्रेस होके, डिसहार्ट होके या तो मर जाएगा या वो कोलैप्स कर जाएगा। अब यही असल एजेंडा है, ये जो अनरेस्ट है, जो बेसिकली हुकूमती इदारों पर अटैक है। देखिए, आप जिससे मर्जी पॉलिटिकल चॉइस, आपकी जो मर्जी है, यकीन माने मुझे मेरी कोई पॉलिटिकल चॉइस नहीं है, मेरी सिर्फ फाइनेंस और इकोनॉमी में बात करता हूँ। अब अगर आप देखें, ये एक फराज यूसुफ जो है, ये एक टैलेंटेड यंग आदमी है, इसके पास पैसा भी है, सरमाया भी है, ये सक्सेसफुल भी था, और ये पाकिस्तान में घुसने से इसको जो ये, मैं तो इसमें पाकिस्तान के दुश्मनों की कामयाबी कहूँगा ना। और मैं ये कहूँगा कि कुल्हाड़ी में लकड़ी का दस्ता ना होता तो लकड़ी के कटने का रास्ता ना होता। इनको जापानियों ने तो डिप्रेस नहीं किया, कोई जर्मन और जापानी तो इन्हें फ़ोन करके नहीं कहते थे ना कि भाई ना जाओ ना जाओ, इन्हें पाकिस्तानी ही कहते रहे हैं, फ्रॉम विद इन दी पाकिस्तान एंड आउटसाइड द पाकिस्तान। और उसका मकसद क्या है? एक ज़हनी चास लेनी, एक मज़ा लेना, एक एंटरटेनमेंट के एंटी पाकिस्तान बोलोगे आप तो आप बहुत ज़्यादा इन हो, आप बहुत फैशनेबल हो, आप बहुत इन हो, और आप कोई मखसूस को बड़े मॉडर्न हो, और आप किसी एक आदमी से देखें। और शिर्क क्या कहते हैं कि शिर्क और क्या है कि आप किसी एक आदमी से उम्मीद लगा लेते हैं। उम्मीद सिर्फ अल्लाह से लगानी चाहिए। लोग पैदा होते हैं, मरते हैं, हुकूमतें, देखें ना, कायदे आज़म थे, वो आए, उन्होंने अपना मुल्क बनाया, दुनिया से चले गए। एटम बम बनाया उन्होंने, वो जो साइंसदान थे अब्दुल कदीर खान साहब, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, चले गए। अपना अपना रोल अदा करके बंदे आते और जाते हैं, उससे मुल्कों को फर्क नहीं पड़ता। आप इंडिविजुअल के खिलाफ भी हो सकते हैं, हाथ में भी हो सकते हैं। तो हर वो बंदा जो मैं समझता हूँ मुल्क के खिलाफ बोल रहा है और गलत प्रोपेगेंडा कर रहा है, वो मुल्क का असल दुश्मन है। और जो इस तरह के जो मेहनती बंदे हैं, जो मेहनती, जो पाकिस्तान में अपना सरमाया भी लाना चाहते हैं, पाकिस्तान में सुकून से अपने बीवी बच्चों के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, उनको डरा कर धमका कर दूर रखा हुआ है ताकि वो जो मुल्क है ये तनहा हो जाए और इसके फाइनेंसेस जो हैं वो ड्राई आउट हो जाएं। कभी आईएमएफ को चिट्ठियाँ हम लिखते हैं कि जी उनको लोन ना दो, कभी हम क्या करते हैं। ये सारे लोग जो इन एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हैं, मेरे नज़दीक वो पाकिस्तान के दुश्मन हैं। आपकी किसी इंडिविजुअल बंदे से नाराज़गी हो सकती है, किसी इंडिविजुअल अदारे के सरबराह से नाराज़गी हो सकती है, लेकिन पूरे मुल्क की अगर पिलर्स को आप हिला रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप मुल्क को कमज़ोर कर रहे हैं। अब मैं 2-3 बातें यहाँ बड़ी क्लियर करूँगा। हम में से ना तो फराज साहब ने ये कहा, ना मैंने कहा कि पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं और ये जन्नत है, और यहाँ पे लाहौर की जो नहर है इसमें से बाल्टी भर के हम दूध निकाल लेते हैं और उसी से हमारे घर में चाय बनती है। ऐसी कोई बात हमने नहीं की। लेकिन दूसरी तरफ ये दोज़ख भी नहीं है जो इमेज खींचा जाता है कि यहाँ पे हर तरफ आग लगी हुई है और जो है कि कोई, ये एक बड़ा अच्छा, एक बड़ा ज़रखेज़ ज़मीन है
और बड़ा अच्छा मुल्क है। अब मैं चाहूँगा कि मेरे इन सवालात की तस्दीक करें फराज यूसुफ साहब कि रेस्टोरेंटों में जब ये जाते हैं 5,000 रुपया मिनिमम एक रेस्टोरेंट में रफ्तारी वगैरह, आप 3 लगा लें 4 लगा लें, जो दिल करता है फिगर लगा लें, क्या रेस्टोरेंट खचे खच भरे होते हैं? क्यों सर जनाब? यहाँ पर मिडिल ईस्ट के जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट से भी 4-4 5-5 गुना, और कुछ रेस्टोरेंट्स तो लाहौर में 10-10 गुना बढ़े हैं। जी और उनमें भी सीट लेने के लिए 2-2 3-3 घंटे इंतजार करना पड़ता है। उनके बाकायदा अलग सीटिंग एरियाज हैं, जिनके जी अलग जो हैं वो रेस्ट रूम्स हैं, प्रेयर एरियाज हैं। ये मैं वेटिंग एरियाज की बात कर रहा हूँ, रेस्टोरेंट्स के जी मेन एरियाज की बात नहीं कर रहा। जी। तो ये हालात हैं पाकिस्तान में कि तो आप कहीं एक वीकेंड पे ऐसा खाने को मुल्क चले जाएं, आपको जगह नहीं मिलेगी। जिसमें ये मंजर कशी की जाए कि इसमें कोई कारोबार ही नहीं है और कोई चीज़ नहीं, तो उन रेस्टोरेंट का बिल कौन देता है? और 20-20 बंदों को मैंने टेबलों पे खाना खाते देखा, जी फैमिलीज, जी आपको जी। पता है कि ये कोई अमेरिका इंग्लैंड तो है नहीं कि गर्लफ्रेंड पकड़ी और उसने भी आधा आधा बिल स्प्लिट कर लिया, आधा गर्लफ्रेंड ने दिया, आधा आपने दिया। यहाँ पे तो सही कह अम्मी रहे हैं। अबू चाचा जी मामू आपको बैठे हुए नजर आ रहे होते हैं, इतनी बड़ी बड़ी टेबलें हैं और वो एक एक आदमी ने सबको इनवाइट किया होता है। अच्छा, उसके बाद आपने गाड़ियां कैसी देखी यार यहाँ पे? मतलब मुझे आप बताएं, 14 करोड़ रुपए की गालमन लैंड क्रूजर आती है, तो कभी कभार नजर आती होगी सड़क पे लैंड क्रूजर तो। सर यहाँ पर कॉमनली गाड़ियां नजर आती हैं। अब तो V8s तो कॉमनली नजर आती हैं, लैंड क्रूजर्स हैं, लेक्ससेस हैं, ये कॉमनली यहाँ पर नजर आती हैं। ऑफ कोर्स डेफिनेटली जो है पूरे पाकिस्तान में इस तरह से गाड़ियां देखने को नहीं मिलती, लेकिन जो बड़े अर्बन कमर्शियल सेंटर्स हैं और दूसरी जगह हैं, इवन मोटरवेज हैं, वहां पर आपको हर तरह की गाड़ी देखने को मिलती है। आप जो है देख भी सकते हैं पाकिस्तान में गाड़ियों पे किस तरह की वीलॉगिंग होती है और किस किस तरह की गाड़ियां जो है पाकिस्तानियों के पास है। नहीं आखिर ये तो उन्होंने यहीं से कमाया है। ये पाक व्हील्स वालों का तो कारोबार बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो कोई कारोबार है ही नहीं। तो पता नहीं वो मंच साहब जो है, सही दिन कहते हैं दुगनी आप। रात चुगनी तरक्की, उनके अपने घर में ही मेरे ख्याल 30-40 गाड़ियां खड़ी हैं। हाँ जी, वो हाँ जो जी, कहते हैं कि ऐसे। मेरी कलेक्शन है अपने घर में, और यहाँ पे सड़कें बनी हुई हैं और कमोबेश अब 1 करोड़ रुपए की ये होंडा या टोटा 70-75-80 लाख 90 लाख, यानी 60-70 लाख से लेके तो 1 करोड़ 1.25 करोड़ की जो आम गाड़ी जो पहले 25-30 लाख की आया करती थी, वो अब आ रही है डॉलर के बढ़ने की वजह से। तो मैं एक इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर दूं कि कॉर्पोरेट सेक्टर का बंदा हूं, तो 1.5 लाख गाड़ी नई ब्रांड न्यू पाकिस्तान में हर साल बिकती है। इसमें जापानी और सेकंड हैंड अभी उसके अलावा हैं, इसमें रिकंडीशन गाड़ियां भी हैं, इसमें सेकंड हैंड गाड़ियां भी हैं। तो ये मेरा ख्याल है फिगर को 3-2.5-3 लाख गाड़ी को टच करता है। अगर 1 करोड़ एक स्टैंडर्ड बात आप लगाएं तो 3 अरब रुपए की गाड़ियां, यानी तकरीबन जो है वो आपकी, आप खुद ही लगा लें मल्टीप्लाई करके कि करोड़ रुपए को आप 3 लाख से 4 लाख से बल्कि ज़्यादा बन जाती है, ये पता नहीं कितने खरब रुपए बन जाते हैं, मैं तो कैलकुलेशन गलत कर गया हूँ। तो आप इसे खुद मल्टीप्लाई करके देख लें कि 1.5 से 3 लाख को मल्टीप्लाई कर लीजिए 1 करोड़ से या 80 लाख से या 75 लाख से, एक फिगर बना लीजिए, तो आप गाड़ियाँ देख लें। इसी तरह 15 लाख नई मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल 1.5 पौने 2 लाख से शुरू होकर 2.5 पौने 3 लाख रुपए तक है। तो 15 लाख 0 मीटर व्हीकल बिकता है। अगर 15 लाख 0 मीटर बिक रहा है तो 30-35 लाख सेकेंड हैंड भी हाथ बदलते होंगे ना। वो कोई फेंक तो नहीं देते कि हर साल, 20-25 साल तो मेरा ख्याल है बाइक की भी लाइफ होती है, तो वो कोई फेंक तो नहीं जी देता जी। पुरानी बाइक के, कोई टिश्यू पेपर है कि उसको आपने इस्तेमाल किया और फेंक दिया। अच्छा, ये गाड़ियों के फिक्र है। शॉपिंग सेंटरों के क्या हालात है? ईद पे सुना बड़े कोई खाली होते हैं शॉपिंग सेंटर, आप बताएं मुझे। सर आप सर पाकिस्तान में जितने मॉल्स हैं, अगर ये इससे 3 टाइम्स भी हो जाएं तो वो काफ़ी नहीं है। मॉल्स की शदीद कमी है पाकिस्तान में। और पूरे 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 लाहौर में, डिफरेंट शहरों में जहां आप चले जाएं, रिटेल आउटलेट्स पे रश बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ पाकिस्तान की पॉपुलेशन है, जो कि लोग जो है समझ नहीं पाते। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंग्रेस है। मॉल्स आर वेरी वेरी बिजी। मतलब कहीं पर भी आपको जो है, अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप तो प्री ऑर्डर्स करने पड़ते हैं। तो पाकिस्तान में जो है वो इस टाइम जो है पोटेंशियल बहुत जो है वो पीक पकड़ रहा है। तो रिटेल में तो ईद बहुत ज़्यादा स्पेस है ईद पाकिस्तान। वगैरह पे लोग 7-8 बजे शॉपिंग कर लेते होंगे, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर के हालात अच्छे नहीं, लोग मोबाइल स्नैच कर लेते होंगे, औरतों से लिफाफे छीन लेते होंगे। आपने कोई देखे हैं? कोई कितने बजे तक आप अपनी बेगम को लेके फिरते रहे हैं रात को मॉल्स में और इधर उधर? सर मॉल्स तो तकरीबन 12-1 बजे तक खुले रहते हैं और 12-1 बजे तक रश रहता है। उसके बाद भी रेस्टोरेंट्स और सिनेमाज का रश ऊपर रहता है। तो और किसी ने कोई उसके लिफाफा बाद लफूफा आपके सामने छीना? किसी से कोई मोबाइल छीना आपके सामने, जो लोग सड़कों पे फिर रहे हैं? लड़कियां अकेली रात के 12-12 बजे डीएचए में, वो जो है वो सड़क पे, बल्कि अब तो हमें कहना नहीं चाहिए, टिकटॉक बना रही होती हैं उतर उतर के गाड़ियों से। तो उनको आपने देखा किसी से गाड़ी छीन ली हो, किसी ने किसी से पर्स छीन लिया हो? सर सर ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक दफ़ा जो है रात के 2:30-3 बजे एयरपोर्ट से वापस आ रहा था, तो मैंने देखा कि जो है वो कुछ खवातीन जो है वो रात को 2:30-3 बजे वॉक कर रही थी।
जी। सर असल में पाकिस्तान का जो 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 चीज है वो ये है कि जितना क्राइम रेट पाकिस्तान में है, मेरे जो जो मैंने देखा है और जितना मैंने स्टैटिस्टिक्स देखी हैं, उतना ही क्राइम रेट दुनिया की फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में भी है। सो देयर इज नो डिफरेंस व्हाटसोएवर। यानी आप ये वहां कह पर रहे भी हैं कि ब्रेक इन है। कनाडा में भी इतना क्राइम है? हमें तो सुना था कि कनाडा में कभी गाड़ी चोरी नहीं होगी, कभी कोई क्राइम नहीं होगा, सड़क पे पैसे रख दो, नोट रख दो, कोई उठाता नहीं। ऐसा नहीं है कनाडा में? आप तो नहीं रह सर, गए हैं ऐसा यहाँ कुछ साल नहीं वहां है पे। सर। कनाडा में स्टैबिंग इंसिडेंट्स भी हो रहे हैं, बच्चों को उठाया भी जा रहा है, गाड़ियां चोरी हो रही हैं। मेरे घर के सामने से गाड़ी वो मेरे सामने निकाल के लेकर गए। तो हर तरह की चीज वहां पर हो रही, किडनैपिंग्स वहां है, वहां हर तरह का क्राइम वहां भी होता है। यूएस में उससे भी ज्यादा है। तो क्राइम तो सर पूरी दुनिया में है। अब बात यह है कि डेफिनेटली अब एक अगर आपका 200-300 किलोमीटर का स्ट्रेच है जिस पे कोई आबादी नहीं है, अगर आप रात के 3 बजे वहां से गुजरेंगे तो वहां पर इंसान और जो है जो दूसरे जानदार जानवर भी जो है वो हमला कर हाँ जी, सकते हैं। हमला कर देंगे। ये तो खुद की बेवकूफी है कि आप जो है वो किसी मेडिकल इमरजेंसी से अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट जो है वो जो वैसे ही अगर आप 100-200 किलोमीटर में अगर कुछ नहीं है, सहरा है, तो आपको बाहर निकलने की क्या जरूरत है? तो वहां पर अगर आप फंस जाएं, जैसे यूएस में लोग एडवेंचर करते हुए फंस जाते हैं, तो वो तो फिर उनकी अपनी गलती है। तो गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो सकता है, गाड़ी के आपने टायर बर्स्ट हो सकते आपने हैं। तो कोई ऐसा इंसिडेंस नहीं देखा? कोई आपकी आंखों के सर सामने? साल में अगर इतने कॉमन होते तो फिर आपको देखना चाहिए था ना। 35 साल में वैसे मैंने नहीं कोई देखा आज तक। मेरी आंख के सामने किसी ने किसी को चुरा नहीं मारा, किसी ने किसी को गोली नहीं मारी, किसी ने किसी से कोई चीज नहीं छीनी। ये मतलब मैं ये नहीं कह रहा, बिल्कुल चोरियां होती हैं, बिल्कुल बिल्कुल सुनने में होती आती है वाकयात। पर मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा कि मेरे सामने को किसी से कोई चीज छीन के भाग गया हो। मैंने ऐसा आज तक नहीं देखा। तो आपने शायद 1 साल में देख लिया ओवरसीज। मैंने कहा शायद ज्यादा ज्यादा दूर से, वो तो अमेरिका से हमें बता रहे होते हैं यहाँ क्या हालात हैं। तो भाई मैंने कहा एक ओवरसीज जो मेरे काबू चढ़ा है और है भी मेरा शागिर्द, तो मैं जरा उससे तो आज जो है वो सच्चाई निकलवाऊं। सर सर बात ये है कि देखिए, अगर तो हम मिडल ईस्ट से कंपैरिजन कर रहे हैं या जापान से कंपैरिजन कर रहे हैं, तो कोई कंपैरिजन बनता नहीं है। नहीं नहीं, आप ठीक है। अमेरिका और इंग्लैंड से करें, अमेरिका इंग्लैंड देखिए और सर, फर्स्ट वर्ल्ड वेस्टर्न कंट्रीज से अगर मैं कंपेयर करूं तो मुझे कोई डिफरेंस महसूस नहीं हुआ। बल्कि यहां मैं ज्यादा सेफ महसूस करता हूं। उसकी रीजन ये है कि यहां पर हम सब लोग एक जैसे हैं। हम सब लोग दिखने में एक जैसे हैं, बोलने में एक जैसे हैं, लहजे में एक जैसे हैं। वहां पर जो है हम इस तरह हैं कि जैसे कि हम इस तरह क्या हम हैं, वहां तो हम फॉरेनर्स हैं। तो वहां पर जो गोरे हैं उनके लिए भी हम फॉरेनर्स हैं, जो काले हैं उनके लिए भी हम फॉरेनर्स हैं। तो वहां पर जो है वो हमें डिस्क्रिमिनेटरी मतलब डिस्क्रिमिनेशन की तरह जो है बड़ा देखा जाता है। हमें एक बिल्कुल एक डिफरेंट नजर से देखा जाता है कि जैसे कि कोई एलियन एनिमल्स जो हैं आ गए हैं हमारे पास और बाहर से कोई आ गया है। तो हमें फिर जो है वो रेसिज्म का भी सामना करना पड़ता है। ब्लैक्स हैं, वाइट्स हैं, बात एक ही है। हम वहां पर फॉरेनर्स हैं। तो हम वहां पर बेसिकली तो कहना ये चाहिए कि वहां जो पाकिस्तानी सिटीजन हैं वो मेरे हिसाब से तो वो थर्ड कैटेगरी सिटीजन हैं। मैं थर्ड क्लास का वर्ड यूज नहीं करना वो चाहता, मैं कर देता हूँ। लेकिन जी क्योंकि मैं तो एक्सीडेंट नहीं होता। वो थर्ड क्लास सिटीजन ही है, और वो ऐसे ही हैं जैसे कोई हम कोई इधर उधर से आए हुए, आपको पता है जो कम्युनिटी आई और क्राइम करती है। मैं उनको पॉइंट आउट नहीं करना चाहता, जैसे जी लोग जी उनको समझते हैं, हमें भी वहाँ पे इसी नज़र से देखा जाता है। और बिल्कुल भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है, और वो डिस्क्रिमिनेशन आपको आंखों में, नजरों में ही आपको नजर आ जाता है कि तू की कर रही है थे। किसी अच्छी जगह के ऊपर कोई बंदा पाकिस्तानी नजर आ जाए तो सवालिया निशान उन आंखों में होता है, कोई सर तेरा की असल काम में में थे। जो सर असल में जो चीज नहीं की गई, वो जिसको मैं हमेशा उजागर यहाँ करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में एक चीज नहीं की गई कि जो पूरी दुनिया के ममालिक के लोगों ने किया वो हमने नहीं किया। चाइनीज ने चाइना में रहते हुए एक्सपोर्ट की, तुर्कों ने एक्सपोर्ट की, इंडियंस ने एक्सपोर्ट की, यूएस आज तक एक्सपोर्ट कर रहा है, यूके एक्सपोर्ट कर रहा है, फ्रांस। आप किसी कंट्री का नाम उठा के देख लें, कतर से शुरू हो जाए, मिडल ईस्ट भी आज अगर उनके पास पैसा है तो उन्होंने अपनी धरती से ही कुछ ना कुछ निकाल के एक्सपोर्ट किया है। ठीक है। पाकिस्तान में मादनियात भी हैं, तेल भी है, यहां पर प्रोडक्शन कैपेसिटी भी है, 25 करोड़ लोग भी हैं। हमने बस ये काम नहीं किया। अगर हमने यही काम कर लिया होता, हमें किसी की जरूरत नहीं थी। तो ये बड़ी सिंपल सी बात है जो अंडरस्टैंड अच्छा, करने मुझे वाली, जो मुझे नहीं अंडरस्टैंड की। ये बताएं, आप जब पाकिस्तान आए तो अब आपको आपके बहुत सारे दोस्तों ने, वाकफों ने, कुछ रिश्तेदारों ने कहा कि जी ये जो बंदा है, ये वीडियो पे आप इसको देख रहे हैं और आप इसके ट्रैप में फंस जाएंगे, और आप पाकिस्तान में जब आएंगे तो आपको तब पता चलेगा और आपको मज़ा आएगा। तो आप जब पाकिस्तान आए तो मैंने आपको एक लंबी लिस्ट थमा दी, वो भी व्हाट्सएप के ज़रिए थमाई, फिजिकल मिल के नहीं थमाई। आपको मैंने एक लिस्ट दी, लोगों के नाम दिए, नंबर दिए और फ़ोन किया, और आपको मैंने कहा यार तुम होटल में ठहरे हुए हो और ये अपने किसी दोस्त के रिश्तेदार
के घर ठहरे हुए हो, तुम आराम से किराए की गाड़ी में टैक्सी में फिरो और जाकर इन लोगों से मिलो और मिलकर मुझे फीडबैक दो। खुद अपनी अल्लाह ने आपको एक अकल दी है, एक आदमी 4-5 मुल्कों में बिजनेस कर चुका है, कई ममालिक में फिर चुका है, तो बताओ कि यार कोई फिजिबिलिटी बनती, कोई इनके कारखाने फैक्ट्रियां चल रही हैं, कोई यहाँ पे कारोबार चल रहा है जिसमें आईटी कंपनियों के मालिकों की मैंने आपको एक लिस्ट थमाई, जिसमें टेक्सटाइल की कुछ फैक्ट्रियों की मैंने आपको लिस्ट थमाई, कि जाओ और जाकर इसका मज़ा लो। क्योंकि मैं ज़रा थोड़ा ऑडियंस को बता दूँ कि मेरी और फराज साहब की ये बात हुई थी कि इन्होंने मुझे कहा कि सर क्या करना है, मैंने पाकिस्तान आके, मैंने कहा यार आप हॉलीडे मोड पे आओ, आप आपकी बेगम को उधर ही दुबई रहने दो या कतर वगैरह में उनकी फैमिली है इनकी, कुछ उनके पास छोड़ दो, आप अकेले आओ, आप कॉलेज के दोस्तों को मिलो, स्कूल के, आप 2-3 हफ्ते का ट्रिप ही बना के आओ और आके एक्सप्लोर करो पाकिस्तान को। जैसे मैंने अजरबैजान ये 6 महीने रह के आए थे, वहाँ भी मैंने एक्सप्लोर करने के लिए इनको भेजा था और ये मुझे बताते थे साथ के साथ कि आज मैंने ये किया, ये किया, ये हुआ, वो हम जो है उसके ऊपर सेशंस के ऊपर इन टच थे। तो पाकिस्तान मैंने इनको कहा कि मैंने कहा भाई तुम छुट्टी मनाने मेरा भाई आओ, पुराने दोस्तों को मिलो, जाओ यूईटी जाओ, अपने टीचरों को मिलो, तुम रिलैक्स जैसे बंदा घूमने आता है, बादशाही मस्जिद पे रहो, जाके नमाज पढ़ो, तो कोई प्रेशर नहीं है तुम पे, तुम क्या गाड़ी किराए की गाड़ी है लो और घूमना फिरना शुरू करो। तो वो जो आपने मीटिंग्स की उनमें आपने फैक्ट्रियाँ, कारोबार बंद हो गए हैं, पाकिस्तान बर्बाद हो गया है, तो क्या बर्बाद लगे आपको फैक्ट्रियों के ऊपर बाहर बैठे रो रहे थे या मजदूर फैक्ट्रियों में काम कर रहे थे? आप आईटी की फर्म में गए जो, आप मुझे अब आप मुझे बताते हैं, अब ये वक्त आ गया है कि फराज साहब मुझे कहते हैं कि गुलबर्ग में जाके आप सर किसी को पत्थर मारेंगे ना बिल्डिंग को, तो उस बिल्डिंग में आईटी का दफ्तर होगा, या जौहर टाउन में आप जाएंगे और वो बड़े बड़े उन्होंने सैकड़ों। 500-500 बंदे, 300-300 बंदे बैठाए हुए हैं, और वैसी एक फॉर्म ये खुद भी चला रहे हैं। तो वो सारे क्या, वो $4 अरब की मेरा ख्याल एक्सपोर्ट भी शायद लोग समझते हैं कि झूठ है, हम बोल देते हैं, अखबार भी मेरे कहने से लिख देती है। तो ये आपने कारोबार लोगों को बैठे बाहर रोते हुए देखा है या वो वाकई बिजनेस कर रहे हैं वो? सर बड़े एक्सट्रीम लेवल पे सर आईटी या टेक का काम पाकिस्तान में चल रहा है। पाकिस्तान में ऑलमोस्ट, मैं अब आपको एरियाज बताऊंगा, मतलब गुलबर्ग में अगर आप चले जाएं तो आपको कोई ऐसी बिल्डिंग नहीं मिलेगी जहां कोई आईटी कंपनी ना हो। एक 10, 20, 30 बीसियों कंपनीज। जोहर टाउन इज कम्प्लीटली फिल्ड विद टेक कंपनीज। अगर आप दूसरे शहरों में चले जाएं, इवन आप इस्लामाबाद में चले जाएं, मुल्तान चले जाएं, यू विल फाइंड सो मेनी टेक कंपनीज नाउ वर्किंग। और सर तकरीबन $3 से $4 अरब की एक्सपोर्ट सालाना ये जो है आईटी कंपनीज कर रही हैं। उसके अलावा $7.7 अरब के तो ई कॉमर्स स्टोर्स है पाकिस्तान में, जो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर जो है वो चीजों को बेच रहे हैं, और सारा इसी इंडस्ट्री से ही जो है वो माल तो बिक रहा है। आप अकेले भी कुछ के गए और कुछ जगह मेरे साथ भी गए, मसलन चिंतन पे और पे हम दोनों इकट्ठे गए, मदारी साहब के पास जी जी। चाय पी, गपशप लगाई, हम यूनिवर्स इकट्ठे गए, तो फैक्ट्रियां बंद देखी, बुरे हाल आपने देखे, आपने क्या देखा कि उनको लैंड क्रूजरें कहाँ से आ गई हैं, दफ्तरों में रेल पेल है, सामान करोड़ों की सेलें हो रही हैं, सामान आंखों से वर्कर नजर आते हैं। कुछ जगह आपको मैंने अकेले भेजा, कुछ जगह आप और मैं इकट्ठे गए हैं। फिर ई कॉमर्स स्टोरों के भी हमने हालात देखे कि यार ये झूठ ही बोलते होंगे, पता नहीं इतनी सेल हुई, इतनी सेल हुई, जरा जाके भी देखा जाए। वो आप हम्म। ब्यारी बॉल में भी गए, वहाँ पे भी आपने जो है वो उनके साथ भी मीटिंग की, आपने नजम मजारी साहब के साथ भी मीटिंग की, आपने दाढ़ी मूछ वालों के साथ मैंने मीटिंग की, हमने कई लोगों के साथ जो है वो फिजिकली जाके देखा, भाई रियलिटी को हम देखें। तो ये कोई स्टोर स्टोर कोई सेल वेल हो भी रही है, झूठी लोग मार रहे हैं, बस इंटरनेट के ऊपर ऐसे झूठ बोल रहे हैं? सर मैं बिल्कुल एक आपको ऑनेस्ट फीडबैक दूंगा कि पाकिस्तान वो पहला मुल्क है जहां पर मैंने लोगों को स्टार्टअप से ऑनलाइन बेचना, ई कॉमर्स, और वहां से मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाते हुए विद इन 5 ईयर्स देखा है। मतलब 5 से 10 सालों में उन्होंने अपना स्टार्टअप भी लिया, ई कॉमर्स के ऊपर चीजें बेचनी शुरू की, और अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी लगा लिया। प्यारी वॉल्स एक बहुत बड़ी एग्जांपल है, 4-5 सालों में वो लोग इस पूरे सफर को तय कर गए हैं। चिंतन प्योर इज ऑलमोस्ट लाइक 8 to 10 years, उन्होंने 8 से 10 सालों में वो मैन्युफैक्चरिंग तक पहुंच गए हैं। मतलब रोनिन जो है वो हमारे सामने एक जीती जागती बहुत बड़ी मिसाल है, जिन्होंने 10 सालों के अंदर अंदर वो एक बहुत बड़े मैन्युफैक्चरर जो है कि फॉर्म में सामने आ गए हैं। तो सर ऐसे नहीं होता, लोग 30-30 साल चीजें बेचकर भी इंडस्ट्री नहीं लगा पाते। यहाँ पाकिस्तान में 5 से 10 सालों में इंडस्ट्री तक लोग पहुंच रहे हैं। तो सर तो यूनिवर्स की बिजनेस काम भी फैक्ट्री नहीं आप है। गए, कहते हैं जी टेक्सटाइल में बड़ा क्राइसिस आ रहा है, चीज बिकती, पहली बात तो यूनिवर्स तो एक्सपोर्ट ही कोई नहीं करती, तो लोकल वो इतना काम कर रहे हैं, इतनी बड़ी फैक्ट्री लगी हुई है और इतना बड़ा प्लांट नया लगा रहे हैं। आप और मैं इकट्ठे गए, हमने खाने भी जैन के साथ खाए, हम घूमे फिरे भी, फैक्ट्री भी पूरी देखी, उनके फाउंडर से भी मुलाकात की। तो वहां पे आपने क्या देखा? फैक्ट्रियां बंद पड़ी हुई थी वहां पे मेरा ख्याल है वहां पे बारी नहीं आ रही थी, काम खड़े होने की जगह नहीं थी। सर सर मैं आपको समराइज्ड एक बात बताता हूँ। रियलिटी तो ये है कि पाकिस्तान के मैन्युफैक्चरर्स पाकिस्तान की ही डिमांड पूरी कर लें तो बड़ी बात है। दिस इज व्हाट दे से।
कि हम अपनी रिटेल और ऑनलाइन आउटलेट्स की ही डिमांड पूरी नहीं कर सकते, कि हम एक्सपोर्ट के लिए तो टाइम नहीं है, कैपेसिटी, इतनी सारी कैपेसिटी, 25 करोड़ लोगों से बड़ी क्या मार्केट होगी। तो दिस इज अ यानी ह्यूज कि ये जो है अपनी करोड़ों और करेंसी अरबों मार्केट। की सेल कर रहे हैं, ये जो हम बात जिनकी कर रहे हैं, यूनिवर्थ की बात कर रहे हैं, जो सर वो तो अरबों में है, चिल्ड्रन की, तो वो वो आपको तो अरबों दुकानों में। में भी प्रोडक्ट नजर आती है, परफ्यूम्स जी नजर जी। आती हैं, बेल्टें नजर आती हैं, टी शर्टें नजर आती हैं, नेटवेयर का हमें सारा सेगमेंट उन्होंने, इट्स वेरी वेरी काइंड ऑफ देम, लेटेस्ट मशीनें उन्होंने हमें दिखाई, हमें वो चला चला के उन्होंने बताई, इट इज़ वेरी सो काइंड ऑफ जैन के, बड़ा प्यारा बंदा है, थैंक्स टू हिम। तो आप, एक और बात है, ये सुना है मैंने कुछ इदारों ने जाली स्टॉक मार्केट चढ़ा दिया, और उस जालसाजी में आप भी शामिल हैं, 7 गुना अपना, अपने 6-7 करोड़ बना के, तो आप भी पाकिस्तान में कुछ जालसाजी कर गए हैं। ये वो कहते हैं कोई स्टॉक मार्केट वार्केट नहीं है, 5-7 बंदे, मुझे अक्सर लोग कहते हैं ये तो भाई साइड तो लोग ही पैसे बना रहे ने, तो आपको कोई ना कभी कोई डिविडेंड है ना कुछ, ये आपने क्या, कैसे 2-2.5 साल में आपने कैसे 1 करोड़ लगा के 7 करोड़ बना लिया? आप कहते हैं मुझे बड़े पैसे बचे हैं। वो कहते हैं जवाब साहब अकेले ही हैं जिनको पाकिस्तान में पैसे बचते हैं, बाकी तो सबको घाटा पड़ता है। तो आप, सर आपको कोई पैसे बचे हैं? पहले तो ये बताएं कि वाकई आपने कोई कमाया है। बिल्कुल सर, अल्हम्दुलिल्लाह 7 टाइम्स पोर्टफोलियो किया है। और इसकी सबसे बड़ी रीजन सर, बड़ी सिंपल सी रीजन है, तो ये ये कि ये अगर आज से। ये आपका, पहले बताइए, आपका किसी इदारे से तो ताल्लुक नहीं है? कोई आपके पीछे कोई किसी इदारे ने आपको वो तो कहते हैं ये इदारे चढ़ा देते हैं पाकिस्तान में मार्केट। नहीं नहीं सर, ऐसा हो ही नहीं सकता, कैसे कर सकते हैं। ये कोई आप और किसी कराची के बड़े ब्रोकर के रिश्तेदार तो नहीं है कहीं, कोई वो आपको बताते हो कोई चीजें? मेरा तो कोई नहीं रिश्तेदार नहीं नहीं सर, है आई एम यहाँ, आई मैं एम किसी आई ब्रोकर एम का। हाँ। मैं पाकिस्तानी सोसाइटी का आम सा इंसान हूँ, और मैंने यहीं से मेहनत करके, पढ़ाई करके जो है ज़िंदगी में कुछ हासिल किया है। और सर यहाँ पर जहाँ तक स्टॉक मार्केट का सवाल है, इसकी बड़ी सिंपल सी बात है सर, कि पाकिस्तान में कंपनीज पैसा बना रही हैं। जब पैसा बना रही हैं तो वैल्यूएशन बढ़ रही है। और दूसरी बहुत बड़ी बात यह है कि जो फर्टिलाइजर प्लांट 30 साल पहले लेट से 10 अरब का लगता था, आज वो जी 100 अरब का लगता है। जी तो 100 अरब की फैक्ट्री दोबारा लगाने के लिए उस कंपनी की वैल्यूएशन तो बढ़ गई। जी जैसे कि आज मैंने एक जगह एक घर बनाया, अगर उसकी वैल्यू जी 1 करोड़ है, तो कल को जी उसकी वैल्यू 4 करोड़ है, तो जी। उसकी वैल्यू तो बढ़ेगी। तो ये एक बड़ी सिंपल सी बात है। तो ये वैल्यूएशन जो बढ़ रही है, वो इसलिए बढ़ रही है क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रो कर रही है। तो ये और वाकई पाकिस्तान। वाकई हकीकत है, यानी ये कोई इदारा उदारा कोई आपके साथ नहीं मिला हुआ, कहीं कोई नहीं आपसे नहीं कोई इदारा तो नहीं मिलवा रहा ये बातें? कहीं आप पता चले नहीं सर, MI6 में नौकरी करते हैं, कोई सीक्रेट इंजीनियर, जेम्स बॉन्ड की गन पकड़ी हो आपने, पीछे म्यूजिक चल रहा हो, डन 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 डन, कोई ऐसा चीज तो नहीं है? बल्कि सर अल्लाह माफ करे, अगर किसी का किसी, मैं तो ये कहता हूँ कि जो जो पाकिस्तान के अगेंस्ट बात करते हैं, वो पाकिस्तान के गद्दार हैं, असल गद्दार वो हैं। बिल्कुल सही तो फरमा रहे हैं यार। मैं तो तो आपसे ये कहता हूँ कि अल्फन सच बोले। देखिए, मैं लोगों को यही बात बताता हूँ, आप यकीन माने, और फराज को अब इस बात का अंदाजा भी है, समझ भी है कि मेरे कितने ताल्लुकात हैं पाकिस्तान से बाहर, कि यार अगर देखो, मुझे अपनी जिंदगी कंफर्टेबल लगती होती, मैं यकीन माने 14-15 साल की उम्र में अमेरिका जा सकता था। जब मैं डिज्नी वर्ल्ड में जाके सैर कर आया हूँ, झूले ले आया हूँ, और मैं अपने इतने मैंने ट्रिप लगाए हैं, इतनी बार मुल्क से बाहर गया हूँ, तो मैं अब क्यों नहीं मैं जा सकता? अगेन, मैं कई बार दुबई गया हूँ, जब अभी फराज भी दुबई नहीं गए थे मैं तब गया हूँ। और आज मेरा उनसे कोई राब्ता नहीं है। सुलेमान इकबाल साहब जो ARY के ओनर हैं, इनके वालिद जो थे, अल्लाह ताला उनको, हाजी रजाक साहब को जन्नत नसीब करे, और हाजी अशरफ साहब को, तो मेरे वालिद साहब के बड़े अच्छे दोस्त थे, इनके घर हमने खाना खाया हुआ है। सलमान के साथ को 1.5-2 घंटा बड़ी बेतकल्लफ गपशप हुई है, और ये मैं बात कर रहा हूँ ईयर 93-94 की, तब ये इन्होंने चैनल वैनल भी नहीं बनाए हुए थे, और ही वॉज अ यंग चैप जो आज इसके ओनर हैं। और ना शायद उन्हें आज याद भी ना हो, क्योंकि इतने अरसे के बाद को फॉलो अप नहीं रहा दरमियान में। तो मतलब उस जमाने में मुझे याद है कि हाजी रजाक साहब, इट्स वेरी वेरी काइंड ऑफ हिम, क्योंकि मेरे वालिद की उनसे बड़ी अच्छी दोस्ती थी, तो उन्होंने कहा कि बेटे आप इधर आ जाएं, आप हमारे ऑफिस में, मैं आपको जगह दे देता हूं, आप सर्वे करें, आपने जब बिजनेस जिस तरफ जो लाइसेंस यूज करना है आप शुरू करें, और हम आपको फुल गाइड करेंगे, हेल्प करेंगे, तो आप दुबई में शिफ्ट हो जाएं। तो मैंने कहा नहीं, पाकिस्तान में आई एम क्वाइट सेट। मैं उस वक्त भी 2 फैक्ट्रियां अल्हम्दुलिल्लाह चला रहा था यहाँ पे। तो मैंने कहा नहीं, मैं वहाँ पे काफी अच्छा खुश हूँ, सेटल्ड हूँ, ठीक है, घूमने फिरने में आता रहूंगा, लेकिन मतलब मैं, आई डोंट फील लाइक कि मैं दुबई शिफ्ट हूँ। तो मैं उस वक्त हो सकता, देखे ना, इससे बड़े रेफरेंसेस और क्या हो सकते हैं? वो इतने बड़े रिसोर्सफुल लोग थे, और उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता था, उनके रेफरेंस यूज करके किसी दफ्तर में, मेरा ख्याल है फराज इन बातों को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि किस पोजीशन में इस तरह के लोग होते हैं। और फिर मेरे वालिद साहब के बहुत बड़े बड़े जो दोस्त थे, वो एक इनका अल-मशरिक बैंक, अल-मशरिक है, उसके में बड़ी हाई पोजीशन में थे, एमिरेट एयरवेज के अंदर थे,
तो वो हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं था। मुझे उन्होंने एक ऑफर की, एक हमारे इकबाल साहब, उन्होंने हमारा बड़ा खाना किया कि जिस एक फैक्ट्रियां वहाँ पे, अक्सर फराज साहब को पता होगा, फैक्ट्रियां खाना देती हैं, तो आप अगर ज्वाइन करना चाहें, मुझे ज्वाइन कर लेंगे, मैं 700 बंदों का खाना एक फैक्ट्री में दे रहा हूँ, तो हम 10 प्रोजेक्ट और पकड़ सकते हैं। और इज अ हाईली प्रॉफिटेबल वेंचर होता है वो जो खाना, फूड में देर इज अ लॉट ऑफ मार्जिन। तो मतलब एट द एज ऑफ, उस वक्त मेरी शादी भी नहीं हुई थी, मैं आई वॉज सो यंग, तो मैं उस वक्त भी मैंने ऑप्ट नहीं किया, मुझे कुछ अट्रैक्टिव नहीं लगा। ठीक है, उनके मॉल अच्छे हैं, उनकी सिस्टम अच्छे है, मैंने कहा यार ये क्या नाम, मैं यहाँ का शहरी हूँ ना, मेरी वो इज्जत है, किसी वक्त भी मुझे वो निकाल सकते हैं। इसी तरह मैं यूरोप अमेरिका गया हूँ, छोटे छोटे घर हैं यूरोप में उनके, ना कोई स्टैंड ऑफ लिविंग मुझे लगा, ठीक है बिल्डिंगें बड़ी प्यारी हैं, हॉलीडे मुझे करने के लिए साल में कोई 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार ले जाए, आई विल लव टू गो। लेकिन रहने वाली जो बात है, जो सहूलतें हमें अपने पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल है, मेरा नहीं ख्याल कि इस लाइफस्टाइल को हम वहां मेंटेन कर सकते हैं। बिल्कुल सर। सर जैसा कि आपने कहा कि पाकिस्तान के बारे में जो है आप बिल्कुल जो है ट्रूथ बताएं, और हार्श ट्रूथ। सर देखिए, ओवरसीज पाकिस्तानीज की भी साइड से मैं आपको हार्श ट्रूथ ये बताऊंगा कि ओवरसीज पाकिस्तानीज पाकिस्तान के बाहर मेहनत करते हैं, लेकिन पाकिस्तान आके मेहनत नहीं करते। पाकिस्तान में भी जो है वो 50% से ज्यादा जो मेजोरिटी पाकिस्तानीज हैं वो मेहनत नहीं करते, और फिर उसका सारा इल्जाम जो है वो लोगों पे डालते हैं। तो मैंने जो चीज यहाँ डिस्कवर की वो ये है कि पीपल डोंट वांट टू डू हार्ड वर्क। पाकिस्तान का सबसे बड़ा फायदा ये है, आप हार्ड वर्क करके जब आप घर आते हैं तो आपके ऊपर 10,000 दिरहम किराया नहीं होता, $3,000 का घर का किराया नहीं होता, आपके ऊपर 30,000 के टैक्स बिल नहीं होते, आपके ऊपर बड़े बड़े मसाइल नहीं होते जो कि बाहर के मुल्कों में होते हैं ना, आपने हेल्थ इंश्योरेंसेस बड़ी बड़ी पे करनी होती हैं। तो अगर हम जितना हार्डवर्क उन मुल्कों में कर रहे हैं, अगर हम वही सेम हार्डवर्क अपने मुल्क में आके कर लें तो हम उससे 4 गुना अचीव कर सकते अच्छा फराज, इसमें मैं थोड़ा सा आपसे ना थोड़ा सा डिसएग्री करते हुए एक नया रुख आपको बताना चाहूंगा। पाकिस्तान के अंदर एक्चुअली जो ओवरसीज जाते हैं ना, जो प्रॉब्लम है, जो आपके साथ प्रॉब्लम नहीं थी, देखें आप में था जिगरा, आपने कंसल्टेंट हायर किया, आपने लगातार उसको फीस दी, और आपने क्लियर कट बातें अंदर की जो ट्रुथ है। और एक मैं बात आप लोगों को बता दूं कि फराज कोई सीधा आदमी, मतलब सीधा मीन्स के ही स्ट्रेट ऑनेस्ट, अगर सीधा है तो ऑनेस्ट है, सीधा है। अगर आप ये समझे ना कि इसको आप बेवकूफ बना लेंगे तो इसको कुछ बेच कर दिखाएं, मैं आपको ओपन चैलेंज देता हूं, ही इज वेरी श्रीव्ड बिजनेसमैन। इसीलिए मैंने इसको अपने साथ, और मैं इसके साथ हूं कि मैं कहूंगा कई मामलात में ही इज मोर स्मार्टर देन मी। इसने मुझसे जितना फायदा लिया है, बड़े कम लोगों ने उतना लिया है। अच्छा, अब उसमें मसला क्या है, प्रॉब्लम आम ओवरसीज पाकिस्तानी का प्रॉब्लम ये है कि वो जब जाता है ना ओवरसीज, तो अपने रिश्तेदारों में जरा वो ऊपर हो जाता है। तो बजाय वो कंसल्टेंट लेने के, अपने आप को अक्ले कुल समझता है, नंबर एक। नंबर दो, उसके कंसल्टेंट होते हैं खुशामदी, साला, बहनोई, वो लोग जो भेड़ियों की तरह ना गुर्र गुर्र कर रहे होते हैं, इंतजार कर रहे होते हैं कि छपकी आए और हम इसके पैसे लेके इसको कहें, वो जैसे नहीं कहते वो चिड़िया देखो, वो देखो चिड़िया, आप चिड़िया देखते हैं उधर से वो आपका सोने की डली गायब। तो हैं। बिल्कुल सर, ऐसे ही। वो प्रॉब्लम ओवरसीज पाकिस्तानियों के बारे में, पहली बात तो ये है कि यार अगर तुम कहीं इंजीनियर या डॉक्टर लग गए हो या किसी अच्छी मैनेजरियल पोस्ट पे लग गए हो, तो वहां वैसे सबकी तनख्वाह ही ज्यादा है, तुम में कोई ऐसी अकल नहीं है कि तुम अपने आप को सुकरात समझना शुरू कर दो। अब वो चूंकि आते हैं, जो तो खुशामदी है, वो तो पाँव भी दबाएगा, हाथ भी दबाएगा। अब वो समझते हैं कि ये जनरल पाकिस्तान मुझे यही जिले सुबहानी को यही इज्जत देगा। तो जब तक तो जिले सुबहानी के पास पैसे होते हैं, उस वक्त तक तो आगे पीछे दरबारी होते हैं। जब वो गलत मकान, गलत प्रॉपर्टी, गलत बिजनेस में इन्वेस्ट करके जिले सुबहानी सिर्फ सुबहान रह जाते हैं, तो वही रिश्तेदार जो है वो छोटी सी बात पे लड़ाई करके वो कहते हैं कि यार ऊंते ने फटीका ही बानिया ने, अभी तो जो है ना इससे जान छुड़ाओ। क्योंकि जब तो आया होता है ना 12-14 दिनों की छुट्टी, तो हर बंदा अपनी गाड़ी लेके सुबह सुबह पहुंचे, भाईजान आपको मैं लेके जाता हूँ, मुर्गा नजर आ रहा होता है ना उन्हें, फ्रूट सुबह वो लेके आएगा, भाईजान आम खाए आए, मैं खाना खिलाता हूँ। वो इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। तो मेरा अपना जो जाती तौर पे ख्याल है ना कि वो बेवकूफ बनते हैं, फिर उनकी जो बीवियां जी। हैं वो भी रानी साहबा बन के बैठी होती हैं अपने ससुराल में भी और मेके में भी, और वो भी गलत इन्वेस्टमेंट के इर्द गिर्द भी औरतों को बेवकूफ बनाना मजीद आसान है। बिल्कुल भले सर, ये औरतें तो है मेरे ही। खिलाफ हो जाएं, तो उनको बेवकूफ बनाना, गलत स्कीम में प्लॉट ले देना, गलत कारोबार में खामद के पैसे डलवा देना। बिल्कुल सर। और इसमें मैंने 2-3 किस्म के लोगों को यार तबाह होते देखा है। एक तो खुद जो खुशामद का शिकार होते हैं, एक जी बेचारे जी। जो हैं वो क्या गलती कर बैठते हैं कि वो बीवी को इधर भेजते हैं पहले
कि मैं वहां से पैसे भेजता हूँ तुम्हारे अकाउंट में, तो तुम जो है ना भाईजान तुम्हें ये दिखा देंगे और वो दिखा देंगे। वो भाईजान चिड़िया ही दिखाते हैं कि वो देखे भाभी चिड़िया, वो ऊपर देखती है वापस देखती है तो वो चीजें गायब होती हैं। यानी कचरा, उन्हें गलत जमीनें, उन्हें फाइलें, उन्हें गलत प्रोजेक्ट में उनका पैसा डूब जाता है। फिर वो आते हैं, अच्छा फिर वो आगे पाकिस्तान को गाली देते हैं। अब मुझे आप एक बात बताएं, मेरा आपसे क्वेश्चन है, डाकू का डाकू तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, मैं तो अब हर बार हर बंदे को उसका पता दे के भेजता हूं। मैं कहता हूं डाकू में क्या नहीं करना, ये इस बंदे को जाके मिलिएगा, जो मनसूबे ये बताएगा आपको, वो काम नहीं कर रहे हैं आपने। नहीं कर और वो वापस रहे। आके यकीन माने इतनी तारीफ करते हैं लोग, कहते हैं कि सर आपने सही बचा लिया हमें, कई लोगों ने मुझे दुआएं दी हैं। अब मुझे ये बताएं कि अगर उस ठग के हाथों हम लूटे जाएं, आपको भी उसने अच्छी खासी ठगियां लगाई हैं, तो उसमें गलती उसकी, बाकू की गलती, अजरबैजान की गलती है या हमारी गलती है? सर गलती तो उसकी है जो खुद फ्रॉड करवा रहा है, उसमें कंट्री की तो कोई उसमें गलती नहीं है। आप देखें ना, नौसरबाज तो हर मुल्क के अंदर भरे हुए हैं। हर मुल्क में। अभी मैं आपको व्हाट्सएप देता हूँ, वो बबली एंड बंटी, वो आजकल जो है वो कहता है जी, आप वो एक बैठा खीर साहब हैं, वो बबली और बंटी कह रहा है कि जी मैं जी उधर आपको जो है वो ट्रेडिंग कराऊंगा। यार 4-4 5-5 हज़ार डॉलर तुम लोगों से इकट्ठे कर रहे हो कि मैं तुम्हें 20%, भाई तुम अपने पैसों से 20% कमा लो। अगर सही 20% बात। महीने का तुम कमा रहे हो तो 5 महीने बाद तुम्हारे अपने पैसे, अगर फ्लैट से तुम्हारे पास 1 लाख डॉलर है, तो 5 महीने बाद तो तुम्हारे पास 2 लाख डॉलर हो गए। अच्छा सही ये बात। कभी लोग नहीं, मैं यकीन माने, मैं हल्फ उठा के कहता हूं कि आधा पाकिस्तान मुझे पैसे देने को तैयार है कि आप हमारे पैसे ले लें, आप ट्रेड कर दें। तो मैं कहता हूं भाईजान ये हाथ जुड़े हुए हैं, आप सीख लें, समझ लें, अपने अकाउंट से खुद ट्रेड करें। मुझे लोग कहते हैं जी आप ट्रेडिंग सिग्नल बेचेंगे, मैंने कहा जी मैं सिग्नल क्यों दूं, आप खुद सिग्नल, आप अंधे हैं कि आपको मैंने सड़क पार करानी है? आपको मैं तरीका जब बता रहा हूँ, 2 जमा 2 4, देखो ना, 84 रुपए का मैदान बैंक है अगर 2023 में खड़ा है, और 60 रुपए उसने डिविडेंड दिया है 2025 तक, और 275 प्राइस चली गई है, तो इसके अंदर कौन सी रॉकेट साइंस है? आज मैं अभी एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड करवा के आया हूँ, तो मैंने कहा मेरी बात, उन्होंने कहा कि वाह साहब आपकी बातें सुन के लगता है कि मार्केट में काम करना आसान है। मैंने कहा यार हो सकता है मैं गलत कह रहा हूँ। मैं आपको किताब बता देता हूँ, वन अप ऑन द वॉल स्ट्रीट, बंदे का नाम बता देता हूँ, पीटर लिंच। वो कहता है इफ यू आर एज मच एज यू कैन डू 5 ग्रेड मैथ, यू कैन वर्क इन स्टॉक मार्केट। यानी ये तुम पंजवीं का हिसाब कर सकते हो तो स्टॉक मार्केट काम कर सकते हो। दूसरा वो कहता है इफ यू डू एज मच रिसर्च एज यू डू बिफोर बाइंग अ रेफ्रिजरेटर, यू कैन पिक द विनिंग स्टॉक्स। यानी फ्रिज खरीदने से पहले कि ये वेव्स का, तो फलाने का, तो डॉलन्स का, तो इसका, कि ये प्राइस है, ये मॉडल है, ये गारंटी है, ये कंप्रेसर है, ये चीज़ है, जितनी रिसर्च आप करते हैं, इतना आप कंपनी में पैसा डालने से पहले अगर कर लें तो आप पैसे लूज नहीं करेंगे। ठीक है ना? अब फराज साहब यकीन माने, इन्होंने मुझसे प्राइवेटली जो बात की कि ये मुझसे कनेक्ट कैसे हुए, ये भी आज आपको हम ऑनलाइन रिकॉर्ड करते हैं, बड़ी मजे की बात है। ये कहते हैं कि मैं ना शाह साहब का चैनल अक्सर स्क्रॉल करता होता था, तो अचानक एक बंदा नजर आया, यानी मैं नजर आया इन्हें, और स्टॉक मार्केट के बारे में मैं बात कर रहा है। तो इनके फादर ने शुरू में इनिशियल डेज में इन्वेस्टमेंट की, कभी उन्होंने कमाए, कुछ गवाए, कुछ इनकी कोई बहुत अच्छी मेमोरीज नहीं थी स्टॉक मार्केट से, कि मतलब इनको था कि यार यहाँ पैसे डूब भी जाते हैं, गलतियां भी हो जाती हैं। तो हो कहते जाता हैं, मैंने कहा कि यार इस बंदे को ना कांटेक्ट करना चाहिए, इन्हें कांटेक्ट करना चाहिए, ये इसकी बातों में से में कुछ जान है। तो इन्होंने फिर मुझे राब्ता किया, इन्होंने मेरी वर्कशॉप भी मेरा खलाकार बन ली, और वहाँ से भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट का आगाज़ किया। तो वहीं से बैठ कर ही आरडीए की तरफ इनको मैं ही लेकर आया, और फिर आगे इनकी जो पर्सनल बिजनेस की बातें उनको तो हम नहीं डिस्क्लोज कर सकते, वो सीक्रेसी आ जाती है उसमें। तो वहाँ से इन्होंने री एंट्री की, मेरा ख्याल है को 15-20 साल बाद स्टॉक मार्केट में, जो कि आपने तो मेरा ख्याल है कभी नहीं, आपके अब्बू ही करते थे, आपने खुद तो कभी नहीं मेरे किया अब्बू था। ही करते थे सर, मैंने तो आपसे ट्रेनिंग लेने के बाद ही किया शुरू हाँ, उसको खुद से। तो उसके बाद इन्होंने अपने शेयर खरीदे, और फिर उसके बाद इन्होंने अपना पोर्टफोलियो बढ़ाया, फिर ये साथ मीनवाइल अपने बाकी बिजनेसेस को भी देखते रहे और मुझसे इन टच रहे हैं, और उसके अंदर ये चीजें। तो आपसे मैं पूछूं कि आम आदमी ये काम कर सकता है कि नहीं? सर बिल्कुल, आम आदमी जो नोट गिन सकता है वो ये काम कर सकता है, ई मेरी कॉमर्स समझने का के लिए। मुझे बताएं, आपने भी शोर लगाया हुआ है, मैं भी शोर आपके साथ मचाता हूँ, क्या पहले बीसीएस करने की जरूरत है? मुझे आईटी इंजीनियर बनना है पहले? अगर मैंने वो देखे ना, एक तो वो सारे सारे जो अमेजोन वाली टोपी बना गया ना भाई, बेवकूफ बना गया सबको, वो सब अपनी गाड़ियां ढूंढते फिर रहे हैं, ना नौकरी है ना गाड़ी है। एक तो पाकिस्तानी अमेजोन तो थले को खिलौंदा ही नहीं। अच्छा, तो ये मेरा मकसद है कि जो ई कॉमर्स का काम है, इसके लिए पहले मुझे वजाहत दें, क्या आप खुद कंप्यूटर इंजीनियर हैं?
मुझे नहीं सर, पता है आप बिल्कुल भी मैकेनिकल नहीं। इंजीनियर है या चुपके चुपके कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी कर ली है, मुझे पता ही नहीं। नहीं नहीं सर, मैं आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर। अच्छा। देखिए सर, जो बंदा दुकान से नहीं चीज खरीद सकता है वो ई हाँ, कॉमर्स कर सकता है। नहीं तो आप सीधी खुद बात है। आप कोडिंग शूटिंग कर लेते हैं खुद, कोई आपसे प्रोग्राम बनवाना हो मैंने, आप खुद अपने हाथ से बना लेंगे? नहीं स्टीव सर, जॉब तो बिल्कुल भी नहीं नहीं। कर सकता था, मैंने कहा ये तो शायद आप आप कर बिल्कुल ऐसे सकते ही हैं। कह रहे हैं कि सर, ये तो आप बिल्कुल ऐसे ही कह रहे हैं कि जैसे किसी बड़े क्लोथिंग ब्रांड का मालिक जो है वो दर्जी भी है, तो ऐसा तो नहीं ये हो ये सकता। ये वैसे जहन से कभी हमने ट्राई नहीं कराया उसे, कहीं यार ये ले 3 4 4 मीटर कपड़ा यार जरा शर्ट तो सी के लगा, तो वो सर वो ऐसा तो नहीं, बड़ा वो तो बड़ा करे ऐसा नहीं करते होता। हैं शर्ट का हमारी। तो अच्छा, तो यानी मतलब आपका मतलब है कि अगर स्टोर बनाना हो, मैं मैट्रिक पास हूँ तो मैं तब भी स्टोर बना लूंगा ये जो है ई कॉमर्स का? सर मैंने सीधी बात की, अगर आप जाके दूध खरीद सकते हैं, डबल रोटी खरीद सकते हैं, अंडे खरीद सकते हैं, वॉलेट खरीद सकते हैं, बेल्ट खरीद सकते हैं, परफ्यूम खरीद सकते हैं, तो आप ई कॉमर्स का काम कर सकते हैं। ये इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है। तो इसमें ऐसे ही कोई होता है कि आप ऑर्डर, मैंने आपसे स्टोर बनवा लिया, आपको 20-25 हज़ार रुपए से 25 से 50 के दरमियान मैंने मुलाजम रख लिया लड़का उसको, या मैंने किसी एजेंसी को इतने पैसे दे के अपना स्टोर बनवा लिया और मेरा स्टोर बन गया, तो ये ऐसे ही है कि मुझे ऑर्डर व्हाट्सएप पे और ईमेल पे मुझे ऑर्डर आ जाएगा कि ये फराज यूसुफ का एड्रेस है, ये उसने 4 शर्टें मांगी हैं, ये वाली जो ब्लू वाली शर्ट है और ये माइक मांगा है, और वो जो क्लिक करके वो ऑर्डर फॉर्म निकल आएगा तो मैं लिफाफे में डाल के कोरियर को दूंगा, तो आपको चीज मिल जाएगी, मुझे पैसे मिल जाएंगे? इज इट सो सिंपल? सर ये इतना ही है, और ये यही प्रोसेस है इसका, और इसके अलावा और कोई दूसरी बात नहीं है। बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर किसी ने ऑर्डर प्लेस किया इस शर्ट का, लेट से ये ब्लू शर्ट है, और आपके पास, आपने ब्लू शर्ट लगाई हुई है, किसी ने ऑर्डर प्लेस किया है, सिंपली आपने उसको पैक करके कोरियर को देना है, कोरियर ने उसको डिलीवर करना है, उधर से पैसे कलेक्ट करने हैं, आपके अकाउंट में जमा कराना है। तो ये सर, ये व्हाट्सएप शॉपिफाई करो, अमेजोन करो, ट्रेडिंग करो ना, आप जो है हमें कोई रोज राइस दिखाते हैं ना, लड़की साथ बैठाई होती है आपने बगल में, ना आप हमें इस तरह की कोई चीज दिखाते हैं, ये मतलब ये जरूरी होती है शॉपिफाई करो, ई कॉमर्स करो, मुझसे सीखो, सिखाते भी आप कुछ नहीं है? इसमें मतलब मैंने तो कुछ नहीं सीखा, 10 स्टोर आपने पकड़ के मेरे बना दिए, पैसे वैसे अच्छे छाप रहे हैं हम दोनों, तो हम दोनों तो कोई ने तो सीखा ही नहीं है। अब दोनों हम कंप्यूटर सर इंजीनियरिंग में दाखिला नहीं ले लें इस वक्त इस उम्र में? सर दुनिया में सैकड़ों सालों से पहले तिजारत चल रही है। अब उसी तिजारत को अगर ऑनलाइन किया जा रहा है, तो इसमें ऐसी कौन सी कोई बला आ गई इसमें, मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आती सर। ये सारी की सारी जो भी उनकी टैक्टिक्स हैं या ल्योरिंग टैक्टिक्स हैं, या वो जो भी करते हैं, सर ये इतना ही सिंपल है। जैसे पहले तिजारत होती थी कि एक जो माल है, कपड़ा वहां जाता था, स्पाइसेस वहां से आती थी, तो ये एक बड़ी सिंपल सी बात है, और ये तिजारत है। अगर आप इसको ऑनलाइन कर रहे हैं यानी तो ई कॉमर्स है। आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि टाइपराइटर जब इजाद हुआ तो टाइपराइटर बनाना सीखने की जरूरत नहीं है, उसके जरूरत ऊपर कागज लगा के टाइप कर लो। मेरा बस मकसद है कि आपको खुद इंजीनियर को पेचकस लेके खुद मोबाइल बनाने की एप्पल का जरूरत नहीं। ये तो फिर वैसे ही है कि एप्पल एप्पल का मोबाइल चलाने से पहले पहले मैं मोबाइल बनाना सीखूं, पहले तो मैं जी इंजीनियरिंग करूं, फिर मैं उसकी सॉफ्टवेयर भी बनानी सीखूं, जी फिर मैं पहली कॉल कर पाऊंगा उससे। हाँ जी तो हाँ जी। ये मैं तो खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ, ये जितनी एड्स है कि यार मैं तो कोई कोर्स किया ही नहीं। तो ये तो कहते हैं कि जी अच्छा, फिर वो पता क्या कहते हैं आपको, समझा, ये देखो मेरी 1 करोड़ की सेल, अच्छा मेरी सेल है, मेरा स्टोर है, फराज साहब आपने स्टोर नहीं बनाना, आपने ट्रेनिंग लेनी है। आपने डेयरिंग जैसे मैं ली। लोगों को ये कहूं कि इन्वेस्टमेंट तो मैं करूंगा ना, पैसे ये देखो ये मैं पैसे कमा रहा हूं, लेकिन आपने ट्रेडिंग नहीं करनी, आपने कुछ इन्वेस्ट नहीं करना, आपने सिर्फ ट्रेनिंग लेनी है। मैनू मैनू ट्रेनिंग पैसे लेनी दे दो, है। 50,000 रुपए की ट्रेनिंग दे दो, उसके बाद जन्नत में जाओ, उसके बाद रावी में डूब के मर जाओ, या सीवी लेके धक्के खाते फिरो लोगों के पास के जी मैं, अच्छा वो आते हैं रात को अमेजोन किंग बन के, शॉपिफाई किंग, वो हम्म। ये जो है शॉपिफाई करो, ये तो ऐसा ही है जैसे मैं खड़े हो जाए, हम कहना शुरू करते हैं विंडो करो, एक्सेल करो, वर्ड जी करो, सर, कोई इज इट वर्ड सी, करो। वर्ड करो। सर ऐसे ही है अभी। सर ये देखें आप, अभी अगर हम अगर किसी आपने ने शॉपिफाई की जगह वर्डप्रेस पे या वू कॉमर्स पे बना दिया तो वो स्टोर नहीं चलना, बदवा पै जाएगी उन्होंने। नहीं नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। तो ये जितने भी कोर्सेज हैं सर, लंबी बात का छोटा जवाब कि ये आपको बेवकूफ बना रहे हैं, बल्कि बनाने की खैर मैंने देखा पाकिस्तानियों को जरूरत ही नहीं, ये बने बनाए रेडीमेड हैं। मुझे याद है कि हमारा कोई जानने वाला था ना, तो वो कहता जी मैं ना लड़की से बाल कटा के आया हूँ, महफिल में बड़ा शौका था। मैं कहा सर आप आज बड़े खूबसूरत लग गए, तो सर आप मुझे बना रहे हैं? मैं कहा आप रेडीमेड है, मुझे बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो बात यह है कि पाकिस्तानी भी हमारे जो भाई हैं ना वो रेडीमेड हैं, और ये ढूंढते हैं कि इन्हें फ्राडिया मिले, कोई शॉपिफाई का कोर्स मिल जाए, कोई कोर्स मिल जाए,
करना कुछ ना पड़े, आसपास लड़कियां क्लास फेलो हों, हम उनको नंबर दें, अटकेलियां करें, शरारतें करें, करके घर आके माँ बाप का बेड़ा गर्क करके। यूनिवर्सिटियों में भी यही काम हो रहा है। कोई वो तो यूनिवर्सिटियां कम, और मैं जब जाता हूं मैं उनके लिबास देखता हूं, मैं उनकी हरकतें देखता हूं, मुझे लगता है मैं अमेरिका में, फ्रांस में आ गए होंगे, पता नहीं आईफिल टावर जा रहा हूं मैं। लड़के लड़कियों ने हाथ पकड़े हुए हैं, अजीब अजीब से लिबास पहने हुए हैं, और उनका पढ़ाई से लेना देना ही कुछ नहीं है। दे हैव नथिंग टू डू विद स्टडीज एंड एजुकेशन। ऑल दे वांट इज फन, रिलैक्स, चिल मॉल। और घर उन्होंने ये बताया हुआ है कि जी हम पढ़ने के लिए जाते हैं, और एक्चुअली वहाँ पे मामलात कुछ और हो रहे हैं, पार्टियां हो रही हैं, होली मनाई जा रही है और बरसात मनाई जा रही है, कोई अमिताभ बच्चन बन के फिर रहा है, कोई रेखा बन के फिर रही है। तो मकसद, अभी मैं थोड़ी देर पहले सर, थोड़ी देर पहले जैसे मैं बता रहा हूँ कि उसामा तैयब साहब का था पॉडकास्ट, तो मैंने उनको कमेंट किया, यार आप ऐसे बेफजूल किस्म की चीज़ों पे आप लोग रिकॉर्डिंग करते हैं, बिजनेस पे, इकोनॉमी पे, उनके जी पाकिस्तानी इंटरेस्टेड ही नहीं है। लोग काम इतने रजे पुजे हैं कि इनको कोई कारोबार की बात सुनने की जरूरत ही नहीं है। सर पाकिस्तान की लाइफ इजी भी है, ये भी एक बात है, आसान जिंदगी तो है यहाँ पे, असल में लोग गुजारा कर लेते हैं। खर्चे काम में हैं अभी भी, कम है बाकी दुनिया के मुकाबले अभी में भी। टैक्सेस काम में हैं। और वो जो है वो, और उनके जहन में ये कॉन्सेप्ट है कि मैं अमेरिका जाऊंगा, वहां भी खाला के घर, खाला की बेटी से रोमांस करूंगा हाँ। और खाला के घर से रोटी खाऊंगा। वो जब वहां जाता है तो खालू तो जूते मार के खड़ा कर देते हैं सड़क के ऊपर, और खाला, सही बात। ना खाला लिफ्ट कराती है ना बेटी लिफ्ट कराती है। तो मतलब वहां के सही। हकायक जो है वो फर्क है। ये अब आप जैसे लोगों का काम है कि जो हकीकत है। तो सर बिल्कुल ये सर। जो एंटी पाकिस्तान जो आपके दोस्त है, इनका क्या सलूक किया जाए इनके साथ? ये खुद वहां पे सॉरी टू से कुतन लाते हैं, और एक, मैं तो सच बोलूंगा कि बिलो द स्टैंडर्ड जिंदगी गुजारते हैं। और जो जो लुक आप पे अरबी डालता है ना सर, मानो या ना मानो, मैं तो कोई 13 साल का था, मैं पहली बार उम्रा करने गया था। मैं यकीन माने कि मैंने ये कहा था कि अगर यहाँ पे अल्लाह मियाँ का घर ना हो तो मैं दोबारा कभी इस एयरपोर्ट पे लैंड ना करूं। तो वो जो जिस तरह से आपको वो यल्ला हाजी यल्ला यल्ला हबीबी, वो जो आपको करते हैं, तो वो ये तो ऐसे हमें पोज करते हैं कि जैसे जो है वो इनको साथ बैठा के शहजादे जो हैं वो फ्रूट केक खिलाते हैं। सर सर सीधी बात है कि अरब ममालिक में जो कोई भी वहां पर नौकरी कर रहा है, उसकी तो बिल्कुल कोई रिस्पेक्ट नहीं है किसी के भी सामने। नंबर दो, जो बिजनेस भी कर रहा है, डेफिनेटली उनको पता है कि ये फॉरेनर है, ठीक है, टैक्स पे कर रहा है, इदारों में इज्जत थोड़ी देते हैं वो भी बिजनेसमैन को, सिर्फ जब उन्हें पता चले। शुरू में उनको पता नहीं होता तो वो कहते हैं भाई क्या करने आए हो यहाँ पे, निकलो। जब आप उन्हें कहते हैं कि नहीं जी मैं कंपनी का मालिक हूं और मुझे ये मसला है, फिर वो आपकी बात सुनते हैं। वो भी मतलब पहले तो आपकी उन्होंने इज्जत जो है वो तो उसका सत्यानाश कर दिया, उसके बाद सुनते हैं। तो सर वहां पर ऐसा कोई इज्जत नहीं है, जिसको मैं कहता हूँ सोशल सिक्योरिटी। लोगों को पाकिस्तान में सोशल सिक्योरिटी बहुत ज्यादा अवेलेबल है। ये चीज समझ में नहीं आती। अगर किसी इंसान को कोई दिल का अर्जा पड़ जाए या कोई मसला पड़ जाए तो यहाँ 100 लोग मदद करने को आ जाते हैं, वहां एक इंसान भी मदद करने को नहीं आता। तो खाली ये नहीं होता कि एम्बुलेंस में लटाकर वो ले जाएंगे आपको या कुछ कर लेंगे, फिर वहां आगे जाके हेल्थ इंश्योरेंस के भी बहुत सारे मसाइल है, लोगों को भी ये भी नहीं पता। नहीं, असल में लोग सर तो जो समझते हैं कि हम एयरपोर्ट पे लैंड किए तो हमें लेने के लिए आएगी कैटरीना कैफ और 5-6 और, मुझे तो नाम भी नहीं आते, बॉलीवुड की एक्ट्रेसें, और वो हमारे पैर दबाएंगी और हम लिमोजीन में, बस उसके बाद बस एक बार पाकिस्तान से निकले तो फिर तो लिमोजीन ही है वो तो। सर लिमोजिन धोने के लिए है, चलाने के लिए नहीं है। धोने नहीं, धोना ट्रस्ट में इतना कोई एक्सपीरियंस नहीं है, धोने की हमें ख्वाहिश नहीं है भाई। तो ये आपका काम है ना, सच्चाई लोगों को बताएं। तो ये सर आपके जो दोस्त यार हैं, आपके जो क्लास फेलो जो सारा दिन आपको तो वो कहते रहे जी जवान साहब जो है ये आपको बड़ा माली नुकसान पहुंचाएंगे, आप इनके पीछे जाके दोजख में गिरने लगे हैं। तो फिर आपको कितना माली नुकसान मेरी वजह से हुआ है, पहले आज मैंने कहा ये तो मैं पूछूं। सर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सर, नुकसान तो आज तक कभी नहीं हुआ, अल्लाह खैर करे। जब से पाकिस्तान आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी जगहों से आपने जो है वो मतलब काफ़ी ज़्यादा नॉलेज भी दिया है, प्रोटेक्ट भी किया है, पर्सनली भी प्रोटेक्ट किया है। और डेफिनेटली जो है आपकी बात सही थी कि जब हम एज एन ओवरसीज पाकिस्तानी वापस आते हैं तो रिश्तेदार जो हैं वो हमें डिफरेंट डिफरेंट किस्म के फ्रॉड प्रोजेक्ट्स और आगे पीछे की चीज़ें बताते हैं। तो वो डेफिनेटली एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसे बचना चाहिए। एक थर्ड ओपिनियन होनी चाहिए इंसान के पास कि भाई मैं किसी ऐसे इंसान से पूछूं जो 30 35 50 साल से पाकिस्तान में रह रहा है। क्योंकि सर हम जब आप 10 साल भी पाकिस्तान से बाहर रह लेते हैं ना, तो पाकिस्तान के निज़ाम का हमें अंदाजा नहीं है, हम कहीं के नहीं रहते। बेसिकली ओवरसीज पाकिस्तानी बेचारे कहीं के नहीं है, ना वहां के हैं ना यहाँ के हैं। उसको हल करने के लिए एक अच्छा पाकिस्तान में एक्सपीरियंस बंदा होना चाहिए
जो कि सालों के सफर को जो है वो एटलीस्ट 6 महीने साल के सफर तक महदूद करे, कि ये ना हो कि 5 साल में सब कुछ ही जो है वो लुट जाए। और बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है, और इसमें पाकिस्तान की कोई गलती नहीं है, उनकी अपनी गलतियां हैं, जो कि वो उन्होंने जिस तरह का जो कॉन्सेप्ट रिश्तेदारों को जिस तरह अपब्रिंग कर लिया होता है, जैसे बच्चों को इंसान जो है वो जो है ज्यादा दे दे के उनको खराब कर लेता है, इस तरह रिश्तेदारों को भी उस तरह से ट्रीट कर करके आप खराब कर लेते। तो ये एक बड़ा एड्रेसिंग पॉइंट है जिसे नहीं एड्रेस तो करना चाहिए। फराज साहब, वो गांधी का गारबन एक कोट है कि बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। तो अब आप जो ओवरसीज पाकिस्तानियों की आवाज़ बना रहे हैं, आप उनकी बात कर रहे हैं, तो ये जो जेएफ कंसल्टेंट्स आपने बनाई है, इसमें आपका नाम एफ भी बिल्कुल सर, मौजूद है। तो बिल्कुल सर। आप क्यों नहीं ये मैसेज पूरी दुनिया को पहुंचाते? और अब आपके होते हुए देखें, जिस आदमी ने गरीबुल वतनी काटी हो, जिस आदमी ने अपने माँ बाप में से या किसी चाचे मामे के जनाजे पे ना पहुंच सका हो, उसके दर्द को वही जानता है, ठीक है जी ना, जी। वो कोई और नहीं जान सकता। तो अब मैं ये समझता हूं कि दिस इज द टाइम, आप दुनिया के जिस मुल्क में चाहें कारोबार करें। मैंने आपको कभी भी, जब भी हमारी बात होती है, तो मैं कहता हूं कि यार जहां जहां प्रॉफिट मिल रहा है ज्यादा, तो ये ऑपरेशन भी शुरू करो, ये भी करो। लेकिन अब आपका, मैं समझता हूं आप पर ये जिम्मेदारी भी आयद होती है, और आप जेएफ कंसल्टेंट का हिस्सा हैं, कि आप ओवरसीज पाकिस्तानीज के की वॉइस बने। आप अपने चैनल के ज़रिए, मेरा चैनल हाजिर है उसके ज़रिए, जेएफ कंसल्टेंट के चैनल के ज़रिए उनकी ये गलत फहमी दूर करें, उन्हें बताएंगे ये फैक्ट्स एंड फिगर। चले, हो सकता है कि जी जवाद साहब बायस्ड हो, वो तो पाकिस्तान में रहते हैं, शायद उनकी कोई मजबूरी होगा, क्योंकि मेरी कोई मजबूरी नहीं है यहाँ रहने की, मैं बाई चॉइस रह रहा हूँ। तो आपके पास तो सब कुछ है, वीज़े भी हैं, रेजिडेंसीज भी हैं, टीआरसीज भी हैं। तो आपका, मैं समझता हूँ कि ये फ़र्ज़ बनता है कि आप ऑफ एंड ऑन इस तरह की टॉक जो है अकेले भी डाला करें। मैं हाज़िर हूँ, मेरे साथ डालना चाहें, आपकी मेहरबानी, आपने टाइम निकाला है। बल्कि अभी अपनी फैमिली का साथ टाइम था, वो आपने निकाल कर मेरे साथ आपने रिकॉर्डिंग में लगाया। आई हाईली अप्रिशिएट दैट। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आप छोटे मैसेजेस के ज़रिए, मेरा ये ख्याल है, या मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि आप ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को बाकायदा डेफिनेटली। टारगेट करें। और टारगेट किसी गलत सेंस में, वर्ड में टारगेट का ये नहीं है। सबसे पहले पाकिस्तान का इमेज बेहतर करें, कि वो जी जी। वो जो कहते हैं ना कि दुनिया में खराबी उन लोगों की वजह से नहीं है जो खराब काम कर रहे हैं, खराबी उन अच्छे लोगों की वजह से है जो आवाज नहीं उठाते, जो आवाज नहीं उठाते। रोशनी नहीं डालते। अगर कहीं अंधेरा है तो हमें रोशनी डालनी चाहिए। आप अपने बिल्कुल सही। तमाम ग्रुपों के अंदर इस चीज़ को शेयर करें, ये हमारे जो वीडियोस होती हैं, और उन्हें कहेंगे जी वो काउंटर जो उनके साथ जो मसाइल हैं, जिन लोगों के साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जो ये समझते हैं कि यहाँ काम नहीं चल रहे, वो हमसे एनालाइज करवा लें। हम बता देंगे आपका काम जो है क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि सही बाकियों का बात तो चल रहा है। अभी उसामा बाकी। तैयब साहब के पास में बैठा हुआ था, बड़े प्यारे भाई हैं हमारे। तो एक बात, बिफोर वी से गुड बाय, बिफोर वी एंड इट, उन्होंने बात की कि जी इस वक्त चैनलों की हालत बड़ी बुरी है खबरों के, और एंकर जो हैं बेरोज़गार होने जा रहे हैं, लोग बेरोज़गार होने जा रहे हैं, और बड़े मसले मसाइल हैं। और आप समझते हैं कि पाकिस्तान के हालात ख़राब है। मैंने कहा जी बिल्कुल नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं समझता। मैं ये समझता हूँ कि आप कितना चार बंदों को, पार्टियों को बैठा के, चार लोगों को बैठा के कितनी देर गालियाँ एक दूसरे की निकलवा, एक दूसरे का सर फाड़ रहा है, एक दूसरे का, औरतें हैं तो वो एक दूसरे के बाल खींच रही हैं, एक दूसरे को गंदी बातें गुफ्तगू कह रही हैं कि तुम ऐसे पार्लियामेंट में आई हो, तो तुम गोद में बैठ के आई हो, तो तुम पंगूड़े से आई हो। मैंने कहा आप कितनी देर ये बेच लेंगे? अब ये बेचते हुए आपको 10-15 साल हो गए हैं। हो गए। मैंने उनसे नाम लिया, मैंने, मेरे दोस्त हैं डॉक्टर फीक। मैंने कहा जी डॉक्टर फीक साहब का डिस्कवरी पाकिस्तान चलता है कि नहीं चलता? कहते जी चलता है। मैं कहा प्रॉफिट कर रहा है कि नहीं कर रहा? कहते कर रहा है। तो मैंने कहा वो काम का कंटेंट बनाओगे तो प्रॉफिट करेगा ना। अगर कोई तेरे कायद मेरे कायद, आओ मिलकर खाएं हम सबके कायद। वो जो आपने म्यूजिकल चेयर, शाम को आप आगे बैठ जाते हैं, हाँ यार जी। मुझे तो अब इनकी बैठ शक्लों से जाते नफरत हो गई है। मैं उन साफियों के नाम नहीं लेना चाहता, मुझे मनहूस लगने शुरू हो गए हैं। यार वही बकवास, वही बकवास। वो एक था ना बंदा, तो उसने एक जोक सुनाया तो लोग बहुत जोर से हंसे, कॉमेडियन। उसने एक और जोक, वही जोक दोबारा सुनाया, आधे हंसे, चौथी पांचवी बार जब सुनाया तो कोई भी ना हंसा। तो उसने कहा यार जब एक लतीफे पे इतनी बार नहीं हंसते, तो एक ट्रेजेडी पे इतनी बार रोते क्यों? होते क्यों। तो वही बातें शाम को, और वही बातें। तो बेसिकली वही। देखें, पाकिस्तान में बिजनेस भी हो रहे हैं, डिस्कवर बिल्कुल पाकिस्तान है, हो रहे आप हैं। बिजनेस के चैनल खोलें, आप स्टॉक मार्केट के चैनल खोलें, आप ई कॉमर्स के चैनल खोलें। आप देखें कि प्राइवेट जो इन्फ्लुएंसर हैं, या प्राइवेट यूट्यूब वगैरह के सोशल मीडिया के जो चैनल्स हैं, उनकी आप व्यूअरशिप देखें। कि अगर आप कंटेंट अच्छा बनाते हैं
और ऐसा बनाते हैं कि लोगों को फायदा पहुंचे। वो तो खैर यहाँ पे भी कॉन्ट्रोडिक्शन आ गई, मुझे चिकी भाई याद आ गए, चिकी भाई, डकी भाई, मिकी भाई, चिमी भाई, मंडी और बबली। खैर ये मिर्जा मिर्जा बॉन्ड और जट मैंने इनका नाम रखा हुआ है सारी कम्युनिटी का। फलाना बांटते टिपकाना बॉन्ड। तो अब फिर ये क्या, इस पे आप बस आखिर में मैं चाहूंगा कि इस पे मुझे अपना टेक दें कि ये जो वाहियात किस्म के लोग हैं, इनको लोग क्यों देखना पसंद करते हैं? सर सीधी बात है कि जो है ना, ये एक एक हमारे खिलाफ एक साजिश की गई है कि हम नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा जाएं, बुराई की तरफ ज़्यादा जाएं, और डेफिनेटली शैतान का भी इसमें काफ़ी अमल होता है। तो शैतान से आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना चाहिए बार बार, और शैतानों से जो है ना वो पनाह मांगनी चाहिए, और अल्लाह ताला की गाइडेंस भी मांगनी चाहिए, जो हर नमाज में सर वो इंसान मांगता पनाह भी तो है। मांगते हैं, मगर फिर टिकटॉक पे जन्नत मिर्जा आ जाती है। सर वो सर वो असल सर हाँ बॉटम लाइन ये है, 25 करोड़ लोगों में आखिर वैसे भी होंगे, ऐसे भी होंगे, और हर तरह के लोग होंगे। तो ये पाकिस्तान की स्ट्रेंथ जो है, ये पाकिस्तान के 25 करोड़ लोग हैं, इनको समझ, हम ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यूएस की पॉपुलेशन के पास पहुंच जाएंगे कुछ सालों तक। जाना, तो हम बड़ी बड़ी तेजी से मुसलमानों की बड़ी तादाद स्पीड से बढ़ा रहे हैं। पहुंचेंगे। ये जिम्मेदारी हमने अपने कंधों पे ली हुई है। और आज की रिकॉर्डिंग में मैं एक बात ये कहूंगा कि जितने लोगों को नौकरी बाहर मिलती है ना, वो कहते हैं ये ब्रेन ड्रेन हो गया। कोई ब्रेन ड्रेन नहीं है बेटा। कोई ब्रेन अगर ड्रेन नहीं। लीगल केस से कोई वो डंकी डुंकी ना लगाओ, जिसको नौकरी अच्छी मिल रही है वो बिल्कुल जाए, जाकर बिल्कुल डॉलर सर। भेजे, वापस आए, डिफेंस में कोठी बनाए, किसी अच्छी जगह पे घर बनाए, फैक्ट्री खरीदे, कारोबार करे, जेएफ कंसल्टेंट से रब्ता करे, जवाद हफीज डॉट नेट पे आए, हमसे रब्ता करे, आरडी अकाउंट खोले। ये आपके सामने बैठे हुए हैं, ये खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। ये जब गए थे सिर्फ डिग्री लेकर गए थे, और वहां से बहुत सारे पैसे लेकर आए हैं, उससे पाकिस्तान की इकोनॉमी चलती है। तो मैं तो समझता हूँ कि हजारों लाखों फराज यूसुफ होने चाहिए, जाएं, लेकिन डरे नहीं अपने मुल्क से। और हम आपको नहीं कहते, देखें, आप में से जिस किसी ने भी आना है, वो फराज साहब की तरह ही आए, 15 दिन, 20 दिन, महीने की छुट्टी ले, आराम से गाड़ी रेंट पे ले या बे ड्राइवर ले, कि आप 5-7 हज़ार रुपया रोज का पड़ जाएगा गाड़ी का। तो उस पर आराम से सर्वे करे, जो कारोबार करना है उसकी तफसील सुने, उन चीज़ों को देखे, फिर जो चीज़ें उसको समझ आए हमसे गाइडेंस ले। और हम फ्री गाइडेंस नहीं प्रोवाइड, मैं तो, मेरे पास तो कोई टाइम नहीं है फ्री खपाने को दिमाग। मेरे से सेशन ले, और आपको हम सच्चाई बताएंगे, और फिर आप अपना कारोबार जरूर करें। और नहीं समझ आती जरूर। तो भैया अगली फ्लाइट पकड़ो। यही मैंने फराज साहब को कहा था, मैं कहा भाई 15-20 दिन के लिए आओ। तो ये 15-20 दिन के लिए ऐसे आए, अब ये कहीं जाने को तैयार नहीं है। सर बेसिक बॉटम लाइन सर बात करूंगा कि सर दुनिया में जहां मर्जी जाएं, जहां मर्जी कारोबार करें, दरख्त जितना मर्जी बड़ा करें, शाखें जितनी मर्जी बना लें, अपनी जड़ को मत छोड़ें। अगर आप अपनी जड़ को छोड़ देंगे, आप कहीं भी अपनी प्रोटेक्शन हासिल नहीं कर सकते। पाकिस्तान वो माँ है, वो बाप है जो आपको पनाह देगा। कोई दुनिया में जगह आपको पनाह नहीं देगी, या दूसरे पासपोर्ट भी आपको पनाह नहीं देंगे। लिखवा लें मेरे से। सही फरमा रहे हैं। बस आखिरी बात कहूंगा कि यार, जहां भी रहें, जो भी कहें, अगर आप बिलीव नहीं करते पाकिस्तान में, तो कम से कम पाकिस्तान के बारे में नेगेटिव ना बोली, गलत बात ना चुप रहें। अगर आपके पास कुछ अच्छा, क्या देखे ना, आपकी माँ है, आपका बाप है, उसने आपको पाला पोसा, मान लें कि आपके भाईजान बहुत गलत आदमी है, आप वो शराब पीते हैं, आपकी अम्मी को मारते हैं, आप मदद पर नहीं चलते, जरूरी है उसकी तशहीर करना? आप बात ही ना करें। जो सबसे सही। बुरी मुझे जो चीज लगती है कि ये कोई इंडियन यार मैंने नहीं देखा फराज, उनको जैसे ही खिलाफ भी बात कर रहे होंगे, उनको पता चलेगा ना कि पाकिस्तानी करीब सुन, आप तो बल्कि उनके साथ रहे हो, किसी बिल्कुल। इंडियन को आपने ऐसे रोते देखा है जैसे हमारे लोग रोते हैं? कभी नहीं सर, कभी नहीं। और हालांकि वहां मुसलमानों की इतनी मिजरेबल जिंदगी है कि आप सोच भी नहीं सकते। और सर वो सबसे ज्यादा हक में बात करते हैं इंडिया के। हाँ, उसकी वजह है कि उनको पता है कि आप हमने हमने रहना वही है। रहना वही। आपके भी एंड पे माँ बाप की कब्रों ने यही रहना है, आखिर में हर मुल्क से निकाले जब आप जाएंगे, आना यही है। वो जो आपको बढ़ बढ़ के आना ही सऊदीया में और इधर उधर, जो जिस दिन छुट्टी हुई ना, अहबाब ने छुट्टी की, जिस दिन लात मारी है, वीडियो ने जरूर भेजना उनको। मेरा मैसेज है, जिस दिन आपको लात पड़ेगी ना, उस दिन आपने यही आना है। यही है रहे। वो जो प्रॉपर्टियां आपने ली हुई है ना पहाड़ियों के ऊपर, जो कि न बिकती हैं न बनती हैं, वो ऐसी प्रॉपर्टी ले बैठी है कि जिसकी समझ ही कुछ नहीं आती कि उसका करेंगे क्या। वो उसी पहाड़ी के ऊपर आपने एंड पे जाके बैठना है। बैठना है। तो इसलिए बेहतर है कि जहां लौट के जाना हो ना, बढ़ बढ़ के उस मुल्क के खिलाफ बात नहीं करते। बात थैंक यू नहीं। वेरी मच फराज, बड़ा अच्छा मैसेज था जी। अगर आप हम लोगों से सीखना चाहें, हम लोगों से गाइडेंस लेना चाहें, JFconsultant.net, JawadHafiz.net,
गूगल जवाद हफीज करें 0309466240, 033642423446, 033342423446। दुनिया में कहीं से भी आप रब्ता करें और पाकिस्तान को टेस्ट करें, जैसे फराज ने टेस्ट किया। छोटे अमाउंट से टेस्ट करें, छोटे काम से टेस्ट करें। वॉन्ट यू बिलीव कि इधर तरक्की है, इधर पैसा आपका महफूज है। और प्लीज खाला मामू चाचा फूफी से मत प्रोफेशनल चीजें डिस्कस करें। मत आप दिल का ऑपरेशन जब दिल के डॉक्टर से करवाते हैं तो अपने पैसे का भी ऑपरेशन जो है किसी फाइनेंशियल कंसल्टेंट से करवाएं, मीडिया मिस्त्री से ना आप काम करवाएं। तो खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।